हमारे इंडियन दोस्तों के मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंडिया नेपाल को बहुत कुछ देता है। अपने गणतंत्र दिवस के दिन 20-50 एम्बुलेंस देता है। नेपाल में कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो इंडिया आके 2-4 क्विंटल चावल, 2-4 क्विंटल आटा ऐसा दे के जाता है, कुछ मेडिसिन दे के जाता है और हमेशा कुछ न कुछ अनुदान देता रहता है। इसीलिए नेपाल के ऊपर इंडिया के बहुत सारे उपकार हैं। इसीलिए नेपाली लोगों को चुप रहना चाहिए, इंडिया के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये गलतफहमी इंडियन दोस्तों के मन में है। तो आज मैं सच का आईना दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के मार्फत से। और जो एम्बुलेंस इंडिया नेपाल को देता है गणतंत्र दिवस के दिन 20-50 एम्बुलेंस, और जो 2-4 क्विंटल चावल आटा लेके आता है इंडिया कभी कभी नेपाल में, उससे हजारों लाखों गुना इंडिया नेपाल को कैसे लूटता है, इसके बारे में आज बताना जरूरी है और सच्चाई का आईना दिखाना जरूरी है। आज बात करेंगे महाकाली संधि के बारे में। नेपाल को इंडिया ने कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बरसों से लूटा है, उसके खरबों रुपए लेके गया है और नेपाल में अत्याचार किया है, इसके बारे में बात करेंगे। बात शुरू होती है 1980s के दशक में। इंडिया ने एक प्रस्ताव किया नेपाल के साथ, पारवहन और व्यापारिक संधि एकीकृत करके संधि करते हैं। पहले नेपाल और इंडिया के बीच में दो अलग अलग संधियां थी, एक व्यापार का था, एक पारवहन का था। व्यापार में व्यापार कैसे हो नेपाल और इंडिया के बीच में, ये संबंधी बातें लिखी हुई थी। और पारवहन में नेपाल का हक क्या होना चाहिए, पारवहन के लिए नेपाल और किसी देश से व्यापार करना चाहे तो इंडिया का रास्ता कैसे यूज कर सकता है, इसके बारे में लिखा गया था। इंडिया ने ये दोनों संधियां एक में मिला के नेपाल के साथ प्रस्ताव किया, अब एक संधि करते हैं, ये दोनों को एक में मर्ज करते हैं। नेपाल ने उसको रिजेक्ट किया। नेपाल के राजा थे वीरेंद्र, उनको पता चल गया कि इंडिया अभी कुछ न कुछ खेल खेल रहा है, क्योंकि दोनों संधियां जब एक में मिलती तो कल अगर व्यापार में कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो इंडिया नेपाल का रास्ता रोक सकता था, पारवहन रोक सकता था। तो नेपाल के राजा ने मना कर दिया। नेपाल के राजा ने सिक्किम का भी हालत देखा हुआ था, सिक्किम अभी अभी विलय हुआ था इंडिया में, और इंडिया यही चाहता था नेपाल में भी। नेपाल हमेशा सैटेलाइट स्टेट रहे, ये चाहता था इंडिया। भूटान के साथ भी वैसा ही हुआ था, पर नेपाल को ये मान्य नहीं था, इसीलिए नेपाल के राजा ने वो रिजेक्ट कर दिया। नेपाल इंडिया की बात ना माने और इंडिया खुश रहे, ये हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। तो इंडिया ने फिर नेपाल में विभिन्न राजनीतिक पार्टी को उठाना शुरू किया, एक आंदोलन उठाना शुरू किया और विभिन्न राजनीतिक पार्टी को अपने देश में उसने पनाह दी। और वहां से शुरू हुआ पंचायत के खिलाफ आंदोलन, क्योंकि नेपाल के राजा ने इंडिया की बात मानना बंद कर दिया था। नेपाल के राजा को पता था कल कुछ न कुछ इंडिया जरूर बदमाशी करेगा, तो इसीलिए नेपाल के राजा ने भी अपने संबंध और देश के साथ भी बढ़ाने शुरू किए, स्पेशली चाइना के साथ में। और चाइना से हथियार खरीदने शुरू किए, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स खरीदने शुरू किए और नेपाल की सेना को आधुनिकीकरण करना शुरू किया। नेपाल में कल जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इंडिया कुछ भी कर सकता है। इधर नेपाल को अस्थिर बनाने का खेल खेल रहा था इंडिया, और उधर एक और काम कर रहा था इंडिया। महाकाली नदी हम दोनों की सीमा है, इंडिया और नेपाल की सीमा है, और इसमें कोई भी संरचना एक देश बना नहीं सकता। दोनों देश का कॉन्सेंट चाहिए इसमें कुछ भी बनाने के लिए। इंडिया को महाकाली नदी बंद करके यहाँ से पानी लेके जाना था अपने देश में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सारा जो सिंचाई की व्यवस्था करनी थी वो यहीं से निकल सकता था, और यहाँ से वो विद्युत भी निकाल के अपना उत्तराखंड पूरा उजाला कर सकता था। तो उसने डैम बनाना शुरू किया यहाँ पे टनकपुर में। मैं यहाँ नीचे मैप दिखा रहा हूँ आपको। नेपाल में अस्थिरता पैदा की और इधर से उसने डैम बनाना शुरू किया महाकाली नदी में। अगर नेपाल आंतरिक राजनीति में उलझा रहेगा, नेपाल की अपनी समस्याएं बढ़ेंगी, तो वो अपने बॉर्डर को इधर उधर देख नहीं पाएगा। ऐसा ही किया। नेपाल में राजनीतिक दलों को उठाना शुरू किया और इधर वो डैम बनाना शुरू किया। इंडिया ने डैम तो बनाना शुरू किया, बट वो डैम आना था नेपाल की तरफ, क्योंकि जब तक नदी के दोनों किनारे में आप डैम नहीं बनाओगे, नदी का पानी जिस तरफ डैम नहीं बना है उस तरफ चला जाएगा, नेपाल की तरफ पानी आ जाता। तो पानी रोकने के लिए नेपाल का भी जमीन चाहिए भारत को, पर वो ले नहीं सकता था कि नेपाल की सहमति के बिना वो डैम बना रहा था। और ये बात अच्छी तरीके से इंडिया को पता थी कि नेपाल ये कभी नहीं मानेगा, इसीलिए इंडिया ने नेपाल में नाकाबंदी लगाई। ऐसी भयानक नाकाबंदी हिटलर ने जो कंसंट्रेशन कैंप बनाया था, जहाँ पे वो घरों पे लोगों को बंद करके गैस उसके अंदर भर के मार देता था, उससे भी बड़ी भयानक नाकाबंदी इंडिया ने नेपाल में लगाई। कुछ भी चीजें आने नहीं दी, पेट्रोलियम पदार्थ से लेके खाने पीने की चीज से नमक तक आने नहीं दिया इंडिया के रास्ते से नेपाल को। नमक की तो बात छोड़ दो, मेडिसिन तक, दवाइयां तक आने नहीं दी। ऐसे लोगों को तड़पा तड़पा के मारने लगा, नेपाल के अंदर अस्थिरता पैदा करने लगा, क्योंकि उसको डैम बनाना था नेपाल की तरफ। नेपाल को बाध्य बनाना था, वो जमीन ले हड़प ले वहां से, और नेपाल को घुटनों पे लाना था, इसीलिए उसने नाकाबंदी लगाई। नाकाबंदी से भी नेपाल नहीं झुका, नाकाबंदी से भी नहीं झुका, क्योंकि नेपाली लोग वो लोग हैं जो बिना पानी पिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ गए थे। बलभद्र कुंवर ने बिना पानी बिना खाना खाए अंग्रेजों को धूल चटाई थी। तो ये तो इंडिया था, नाकाबंदी से नेपाल क्यों डरता? तो इंडिया ने एक दूसरा खेल खेला, बहुदल के आंदोलन का।
इंडिया पहले से ही प्रिपेयर कर रहा था काफ़ी लोगों को, नेताओं को, नेपाली नेताओं को इंडिया में ले जाके नेपाल में अस्थिरता कैसे पैदा की जाए और अपने लोगों को नेपाल में कैसे रखा जाए वो सोच रहा था। राजा ने तो नेपाल का स्वाभिमान बेचने के लिए मना कर दिया था इंडिया के साथ। कुछ भी चीज़ हो जाए हम अपना स्वाभिमान नहीं बेचेंगे, राजा ने बोल दिया था। तो इंडिया को अपने लोग चाहिए थे जो इंडिया का कहना माने, इसीलिए बहुदल का आंदोलन चला नेपाल में। और नाकाबंदी का प्रभाव और बहुदल का आंदोलन जो था, जो इंडिया ने सहयोग किया था जिसमें, उसके प्रभाव से नेपाल का पंचायत व्यवस्था हटा और बहुदलीय व्यवस्था नेपाल में आया। उसके बाद में जब सरकार बनी, बहुमत की सरकार नेपाली कांग्रेस की, गिरिजा प्रसाद कोइराला इंडिया भ्रमण में गए। उसी दिन हुआ था ये टनकपुर की संधि। इंडिया ने बोला देखो हमने डैम तो बना लिया है, अब तुम्हारे देश का जमीन भी हमें चाहिए क्योंकि डैम उस तरफ भी बनना है। नेपाल में कंचनपुर जिले का जिमुआ नाव का एक गांव है, तो इस गांव में उसे करीब 2 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी। इंडिया को उसमें डैम बनाना था। गिरिजा प्रसाद कोइराला ने मना किया। उन्होंने बोला मैं अभी भी गवर्नमेंट में आया हूँ, मैं अपना देश का जमीन आपको दे दूंगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमारी सरकार को प्रॉब्लम होगी। तो इंडिया ने बोला एक सहमति करते हैं, हम थोड़ा सा पानी आपको भी देंगे, थोड़ी फ्री बिजली आपको भी देंगे यहाँ से जो निकलेगा। हालांकि इसमें बराबर का हक होना चाहिए क्योंकि ये दोनों देश की साझा नदी थी, इसमें जो भी संरचना बनता बराबर का हिस्सेदार था नेपाल और इंडिया। पर इंडिया ने बोला थोड़ा सा हम आपको देंगे तो इसमें सहमति करो। गिरिजा प्रसाद कोइराला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सब इन्हीं लोगों को इंडिया ने उठा के वहाँ पे बिठाया था। आंदोलन में भी इंडिया ने सहयोग किया था, अब ना बोलने की हिम्मत नहीं थी इनकी। तो गिरिजा प्रसाद कोइराला उस सहमति में हस्ताक्षर करके नेपाल में आ गए। अब सबसे पहले टनकपुर सहमति की सच्चाई देखते हैं। इंडिया ने कैसे नेपाल को लूटा, 300 साल से इंडिया कैसे नेपाल को लूट रहा है, ये देखते हैं पहले। उसके बाद में बात करेंगे इस सहमति के बारे में, नेपाल में क्या हुआ और उसके बाद में इंडिया ने क्या खेल खेला। मैं नीचे मैप दिखाऊंगा आपको और इसमें से समझाने की कोशिश करूंगा इंडिया कैसे लूट रहा है नेपाल को। सबसे पहले ये मैप देखिए जो मैं गूगल मैप आपको दिखा रहा हूँ। ये मैप अभी भी ऐसा ही है, ये अभी का रिसेंट मैप है, तो इसमें सब सच्चाई दिखेगी आपको। ये जो मैप में आप नदी देख पा रहे हैं ये महाकाली नदी है और इसके ऊपर जो ये डैम बना हुआ है इसका नाम है टनकपुर का डैम। और ये पूरा नीला समंदर जैसा दिख रहा है, ये डैम की वजह से महाकाली नदी को रोक के रखा। और इस तरफ आप देख पाएंगे इंडिया की तरफ ये समंदर जैसा दिख रहा है, सारा पानी महाकाली का रोक के इंडिया की तरफ गया है। इंडिया के कृषकों को सिंचाई मिल रही है। इंडिया का उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश तक जाता है ये नदी, ये पूरा पानी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वहां तक पहुंचता है, लखनऊ तक पहुंचता है ये पानी। पूरा नेपाल का पानी चोरी करके इंडिया लेके गया। अब मैं नेपाल की तरफ की सच्चाई दिखाता हूँ आपको। नेपाल में कहीं पानी जाता हुआ दिख रहा है ही नहीं, पानी जाता ही नहीं। ये छोटी सी अब ये नहर बनाई हुई, वो नहर है इंडिया ने बनाया नेपाल के लिए। जो प्रॉमिस किया था नेपाल को हम पानी देंगे, जो बोला था इंडिया ने टनकपुर सहमति में, जो पानी की बात हुई थी नेपाल को इतना पानी मिलेगा, उसके लिए बनाया गया यह नहर है। कहीं दिख रहा है आपको? ये देखो ये सारा सूखा है, एक बूंद पानी नहीं गया है यहाँ 1991 से अभी तक। करीब करीब 36-37 साल हो गए इस सहमति को, एक बूंद पानी नेपाल को नहीं मिला है। यहाँ से पानी देंगे बोला था, इतना सा बड़ा है। आपकी तरफ समंदर गया है, हमारा पानी, दोनों देश का साझा पानी, आपकी तरफ पूरा पानी और हमारी तरफ इतना सा एक बाल्टी भर का पानी, वो भी गया नहीं है अभी तक, वो भी बना नहीं। इंडिया ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम ये पानी लेके जाएंगे हमारी तरफ और आपकी तरफ नहर बना के देंगे, रास्ता बना के देंगे, विद्युत देंगे, सारे वादे थे। एक पैसे का नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सारा लूट के लेके गया। अब आप बोलते हो एम्बुलेंस देते हैं, ऐसे हजारों एम्बुलेंस हम आपको दान में दे देते, हम आपके गवर्नमेंट के मुंह पे मार देते हैं ऐसे। अगर हमारा हक हमसे नहीं छीना गया होता, हमारा पानी नहीं लूटा गया होता, हमारे से चोरी नहीं की गई होती, इंडिया चोर नहीं निकला होता, तो आज तक हमारा देश भी बहुत विकसित हो चुका होता। 36 साल से इंडिया लूट रहा है महाकाली नदी से। अपने कृषकों का लाखों हेक्टेयर की जमीन में सिंचाई करता है, नेपाल में सूखा पड़ा है। नेपाल के कृषकों को पानी नहीं मिलता है, नेपाल के कृषकों का पानी मार के आपका गवर्नमेंट इंडिया के कृषकों को पानी देता है। नेपाल को अंधकार में रख के, नेपाल की बिजली छीन के आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जगमगाता है, क्योंकि हमारा माल लूट के इंडिया अपने आप को समृद्ध बनाता है। फिर बोलते हो नेपाली लोग इंडिया को हेट क्यों करते हैं? नेपाली लोग इसीलिए हेट करते हैं कि इंडिया चोरी करता है, इंडिया चोर है। इंडिया नेपाल का सारा लूट के सामान लेके जाता है और आप लोग बोलते हो एम्बुलेंस देता है, हमें हेल्प करता है, इंडिया नेपाल को बहुत अनुदान देता है। ऐसे करोड़ों का अनुदान नेपाल इंडिया को दे सकता है, देगा। सिर्फ नेपाल को नेपाल का हक मिलना चाहिए। नेपाल से चोरी करना बंद करे इंडिया, ऐसे लाखों एम्बुलेंस को दान दे देगा। अभी तक 36 साल में इंडिया ने कितने खरब रुपए यहाँ से लूटे होंगे, कितने खरब रुपए लेके गया होगा इंडिया, कितने जगह पे आपकी सिंचाई हुई होगी, कितना आपने बिजली का यूज किया होगा, उसका कोई है लेखा जोखा रखा है इंडिया ने? उसकी भरपाई कौन करेगा? वो जो लूट है
उसका जवाब कौन देगा? फिर बोलते हो इंडिया और नेपाल दोनों दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं? एक दोस्त दूसरे दोस्त के वहाँ पे आके लूट के ले जाता है सब कुछ, दूसरे देश को हमेशा ऐसे सताता है। कैसा दोस्त है वो? ये तो सिर्फ एक बात है। ऐसे कई ऐसे परियोजना है जहाँ पे इंडिया आके बैठा है, ना खुद बनाता है ना किसी और को बनाने देता है, क्योंकि नेपाल अगर स्वावलंबी बन गया, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, तो इंडिया यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे करेगा? इंडिया कैसे लूटेगा उसके बाद में? इसीलिए ऐसे बहुत सारे, पंचेश्वर है, गंडक है, और भी बहुत सारे, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये लूटना जब शुरू हुआ इंडिया का, नेपाल में विरोध हुआ। नेपाल ने बोला कि ये ठीक नहीं हुआ, असमान बात हुई, नेपाल को भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उस सहमति को खारिज कर दिया। बोला कि अभी नहीं करेंगे हम, इंडिया के साथ में सहमति नहीं हो सकती, बराबर का पानी मिलना चाहिए, बराबर की बिजली मिलना चाहिए। तो फिर इंडिया ने नया खेल खेला। उसने बोला अच्छा ये भी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही, तो अब माओवादी को लाते। तो माओवादी का सिलसिला शुरू हुआ 1996 के बाद में नेपाल में। इंडिया ने फिर माओवादी को अपने देश में बुलाया, वहाँ पे ट्रेनिंग दी, वहीं पे सारा कुछ करवाया। माओवादी बोलता था इंडिया के साथ हम लड़ेंगे, इंडिया में रह के बोलता था इंडिया के साथ लड़ेंगे। नेपाली जनता को मूर्ख बनाते थे इंडिया और माओवादी दोनों मिलकर, और नेपाल को ऐसे ही अस्थिरता में फंसा के भारत अपना काम करता रहा। नेपाल कमजोर होने में भारत का फायदा था। नेपाल अगर स्ट्रांग होता, अपनी बातें रख सकता था, अपना हक मांग सकता था। तो नेपाल को आंतरिक हिसाब से इतना कमजोर करो, इतना खोखला करो कि नेपाल कुछ बात ही न कर पाए, वो अपने आप में उलझा रहे। इसीलिए माओवादी की इंसर्जेंसी शुरू हुई। उससे पहले महाकाली संधि हुई थी इंडिया के साथ में, जिसमें महाकाली का एक एकीकृत योजना बनाया गया था, एकीकृत संधि हुई थी। उसमें पंचेश्वर आता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेपाली जनता को क्या बताया गया? टनकपुर बांध के बारे में आप लोग मान जाओ, कुछ मत बोलो इसके बारे में, इससे बड़ा बांध पंचेश्वर में बना के हम आपको देंगे, वहां से तो ऐसी बिजली निकलेगी, इतना पानी निकलेगा, नेपाल मालामाल हो जाएगा बोल के ऐसा बनाया माहौल नेपाल में। और नेपाल के जनता को थोड़ा सा काम डाउन किया गया। टनकपुर में जो सहमति हुई थी असमान किस्म की, जिसमें इंडिया लूट के ले गया था नेपाल का पानी, थोड़ा सा नेपाल में शांति बनाए रखने के लिए महाकाली संधि का नाम देके पंचेश्वर उसमें डाल दिया। वो दिखाने का लॉलीपॉप था, आज तक नहीं बना पंचेश्वर। 1995 की सहमति है, अभी करीब करीब 30 साल होने लग गए, कुछ भी नहीं बना है। तो इंडिया नेपाल में आता है, जहाँ पे भी फायदा नेपाल का होने वाला देखता है, वहाँ पे वो परियोजना अपने हाथ में ले लेता है, कब्जे में लेता है, और खुद भी नहीं बनाता, नेपाल को कहीं और से बनाने भी नहीं देता। ऐसा करता है इंडिया। तो आप लोग बोलते हैं इंडिया नेपाल को सहयोग करता है, क्या सहयोग करता है? चोरी से, चोरी करता है, लूट के सहयोग करता है। हमें सहयोग नहीं चाहिए इंडिया के, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम इंडिया को सहयोग करेंगे। नेपाल का सिर्फ नेपाल को हक मिल जाए, हम सहयोग करेंगे आप लोगों को। आपके बिहार में जो भुखमरी होती है उसमें सहयोग करेंगे, बाढ़ आती है उसमें सहयोग करेंगे। आपके देश से बहुत सारे लोग नेपाल में मांगने आते हैं स्ट्रीट में, उनको सहयोग करेंगे। उनको बहुत सारी चीज में नेपाल आपका मदद करेगा, पर नेपाल की चीजों को लूटना बंद करें और नेपाल में अस्थिरता मचाना बंद करें। इतना बस कर दो आप, उसके बाद में हम खुद देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।